ये थ्रेट कहां से आ रहा है? थ्रेट भी आ रहा है गवर्नमेंट के इदारे से। नाम नहीं, लेकिन ऐसा ही नाम था, या ओन था, या अब्बास था, या अली था, ये इस किस्म का नाम था उनका। मैंने उनसे हल्का सा वैसे पूछा, मैंने कहा आप हवीला गए थे? मैं उसने हंसते हुए बोला, कहता है हाँ तवीला वाला ही सीन है। 10 लोग बैठे होंगे और सब ऐसे ही, उन्होंने किसी ने अंगूठी पहनी हुई है, किसी के हाथ में नजर आ रहा है कि ये अपने सारे जो है वाले कम्युनिटी के लोग बैठे हुए हैं। सबका एक ही कसूर है कि मजलिस में गए, मतलब उन्होंने आपका वीजा कैंसिल कर दिया है। करना नहीं है, पूछना नहीं है, कर दिया है। उस कहते हैं भाई मेरा स्पेशल बच्चा है, मेरा ऑटिस्टिक चाइल्ड है, घर पे है, मैं क्या करूं? सीधा सवाल उसने किया, सुनिए शिया। मैंने कहा शिया हूं। क्या करने गए थे? तो मजलिस सुनने गया। हमने साहब को आप क्या समझते हैं? यानी आप कहते हैं वो जो कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं? उसने कहा आपके मोबाइल में कोई हमने की तस्वीर है? तो मुझे क्या पता भाई क्यों लगाई है, मैं क्या करूं तस्वीर लगाई है उसने तो। मैंने कहा मैं उसका तो जिम्मेदार नहीं हूं, वो पाकिस्तान में बैठे हैं, वो पाकिस्तान में बैठे हैं, वो तस्वीर लगा रहे हैं। मैं क्या अगर देख लो नंबर भी पाकिस्तानी है। मैं कहता यार पंजाब पुलिस तो बहुत रहम दिल है, इंसान समझ के तो मारती है शायद। एक बोतल 10 बंदों में दे दी है कि आप पानी पी लो, 72 घंटों तक उनको खाने के लिए कुछ नहीं दिया गया। चलो ये भी सहने वाली बात है, कोई बात नहीं है, बड़ी बात नहीं है। भाई साहब उनको 3 दिन तक विदाउट ड्रेस रखा गया। उसमें वही बेचारे बुजुर्ग जिनकी उम्रें 50 साल भी है, 65 साल भी है, और लड़के जिनकी उम्रें 22 साल भी है, 25 साल भी है, टॉर्चर वाला उनको मारा। मारने में यानी जो मारा जा रहा है वो कैसे मारा जा रहा है कि उनकी टेजर्स टेजर्स लगाए जा रहे हैं अंडर आर्म्स में, बिटवीन योर लेग्स। लेकिन उसको भी मनवा के भेजा भाई तुम शिया हो। हम दोनों को 9 दिन तक मुसलसल टॉर्चर होता है। फिर एक बंदे को मुझ पर तरस आया और उसने मुझे ये बोला कि भाई तू मान जाना मैं शिया हूं। एक पाकिस्तानी शख्स जो यूएई गया था अपनी जिंदगी बेहतर बनाने के लिए, वो वापस आया टूटा हुआ, डरा हुआ और जख्मी। उसने जो देखा, जो झेला, वो सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आज हम आपको वो सच दिखाएंगे जो कोई नहीं दिखाता। हजारों पाकिस्तानी हर साल यूएई जाते हैं रोजगार के लिए, अपने घर वालों के लिए, अपने ख्वाबों के लिए। लेकिन कुछ लोग वहाँ ऐसे हालात में फंस जाते हैं जिसके बारे में ना वो बोल सकते हैं, ना कोई सुनता है। ये कहानी है एक ऐसे शख्स की जो शिया मुस्लिम है, पाकिस्तानी है, और जिसने यूएई में वो झेला जो किसी दुश्मन को भी नहीं झेलना चाहिए। मेरा नाम हसन है और मैं अबू धाबी में जॉब कर रहा था। आज बेसिकली जो मैं चीजें बताना चाह रहा हूँ, मेरे बहुत सारे भाई जो यूएई में रहते हैं, अमारात में रहते हैं, उनकी अमारात के साथ मोहब्बत है, मेरी भी अमारात के साथ मोहब्बत है, थी, और इंशाल्लाह रहेगी भी। लेकिन जो चीजें हमें फेस करना पड़ी हैं पिछले कुछ दिनों में, उसके ऊपर मैं आज बात करना चाह रहा था। क्योंकि हम शिया कम्युनिटी से ताल्लुक रखते हैं और हम अमारात में भी अपने मज़हब के मुताबिक जो भी मुक़द्दसात थे और उसके अलावा जो भी उसकी ज़रूरत होती थी वो हम पूरी करते थे और हम अपने मजलिसों वगैरह पे जाते थे। बेसिकली हुआ ये कि मार्च की 27 तारीख की बात है। 27 मार्च को मैं नॉर्मली अपने काम के सिलसिले में जो मैं सुबह उठ के अपने काम पे गया, इतने में मुझे जो है वो कॉल आई मेरी कंपनी के जो ओनर हैं, मेरी कंपनी का मैनेजर नहीं, मेरी कंपनी के यानी सीनियर मैनेजर नहीं, बल्कि सीधा ऑनर की कॉल आती है मुझे। ऑनर की कॉल आई और उन्होंने मुझे पूछा कि हसन आप किधर हो? तो मैंने उनको बताया, मैंने कहा मैं ऑफिस में ही। उन्होंने कहा कि क्या कोई ऐसी बात है जो आप मुझे बताना चाहते हो? मैंने कहा नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं है। 27 तारीख को अगर आपको याद हो तो अबू धाबी में बहुत ज्यादा बारिश हुई थी, बारिश की वजह से पावर आउटेज आई हुई थी। तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा हम कुछ चीजें वो कर रहे हैं, नहीं इसके अलावा आप कुछ बताना चाहते हो? मैंने कहा ऐसा तो कुछ भी नहीं है। और फिर मुझसे पूछा कि आपने आपका कुछ फैमिली इशू चल रहा हो या कुछ ऐसा वैसा। तो मैंने उनको बताया, मैंने कहा देखिए फैमिली इश्यूज तो हर एक के घर में होते हैं, छोटे मोटे जो भी होते हैं वो तो चल रहे होते हैं, लेकिन इससे मेरी प्रोफेशनल लाइफ पे तो कोई असर नहीं है, इसका कोई भी फर्क नहीं पड़ता। तो उन्होंने मुझे कहा कि आपके लिए जो है वो सीआईडी की कॉल आई है। सीआईडी ने मुझे कॉल की है और उन्होंने पूछा है कि उन्होंने कहा है कि हसन को जो है वो पुलिस स्टेशन जो है, एक नाम है जगह का, मैं उसका नाम अभी मेंशन नहीं करता, वहां पर भेज दिया जाए। मुझे थोड़ी सी परेशानी हुई। फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि आपका पासपोर्ट आपके पास है? मैंने कहा बिल्कुल मेरे पास है पासपोर्ट। उन्होंने कहा ठीक है, कंपनी का पीआरओ आएगा और आपको जो है वो ऑफिस से पिक कर लेगा और पिक करके आपको वहां पर ले जाएगा। मुझे थोड़ा डाउट हुआ कि मतलब ऐसा क्या है कि जिसकी वजह से जो है मुझे बुलाया जा रहा है, क्योंकि मेरी फैमिली उधर रहती है, मेरी वाइफ है, मेरा बच्चा है। उसके अलावा मतलब मेरा वहां पर एक अच्छा खासा सिस्टम था।
मैंने कहा ऐसा तो कुछ भी नहीं होता कि मतलब मुझे जो है वो पुलिस बुलाए या कुछ भी ऐसा अपडेट करना हो। मेरे पास लॉयर भी मौजूद था। एनी हाउ मैंने उनको बोला, मैंने कहा ठीक है, क्योंकि मैं कंपनी के जो ऑनर है उनको तो मैं ये नहीं कह सकता कि नहीं मैं नहीं जाऊंगा या कुछ भी ऐसा वैसा। मैंने उनसे पूछा कि मैंने कहा कोई रीजन बताइए। उन्होंने कहा नहीं रीजन नहीं है, बस आपको पीआरओ आएंगे और पीआरओ आपको ले जाएगा। मैंने कहा ठीक है ओके। मैंने अपने लॉयर को कॉल की। मेरा एक केस चल रहा था वहां पर, जो एक डिफरेंट केस था, बिल्कुल इससे एक डिफरेंट केस था, जो बेसिकली वहां के कुछ लोगों के खिलाफ मैंने केस किया हुआ था। तो वो केस चल रहा था मेरा। मैंने अपने लॉयर को कॉल किया, मैंने लॉयर से पूछा, मैंने कहा कि क्योंकि मुझे तो इन चीजों का किसी चीज का पता नहीं था कि यहाँ पर चल क्या रहा है इस वक्त। मैंने लॉयर को कॉल की, लॉयर से मैंने पूछा, मैंने कहा क्या ऐसा कुछ पॉसिबिलिटी है कि वो पार्टी जो है वो मुझे ऐसे मतलब इमिग्रेशन में बुला रही है या ऐसे जोर लगा रही हो। तो लॉयर ने मुझे कहा कि मुझे आप कुछ टाइम दें, मैं चेक कर लेता हूँ। ओके ठीक है। कुछ देर गुजरी, दोस्त है मेरे, उनको मैंने कॉल कर दी। उनको मैंने कॉल करके मैंने सारा सिनेरियो बताया। मैंने कहा ऐसा ऐसा पॉसिबल है कि कुछ इशू हो जाए। उसके बाद मैंने अपनी वाइफ को भी कॉल की, वाइफ को भी मैंने कॉल करके बताया। मैंने कहा यार ऐसा कुछ इशू चल रहा है, आई डोंट नो कि क्या है क्या नहीं है। तो उन्होंने भी कहा कि आप लॉयर से बात करें। मैंने लॉयर से इतनी देर फिर मुझे तकरीबन आधे घंटे के बाद लॉयर की कॉल आ गई। लॉयर ने मुझे बताया, कहता है कि मैंने पूरा सिस्टम चेक कर लिया है, किसी भी जगह पर कहीं पर भी यानी आप वांटेड तो दूर की बात है, आपके ऊपर कोई एक्विजिशन भी नहीं है। इस दौरान में मैंने अपना जो बैग था और लैपटॉप वगैरह जो मेरा पर्सनल आइटम्स थे कुछ, वो मैंने अपने ऑफिस में छोड़ दिया। मैंने ऑफिस वालों को बता दिया कि अगर इन केस समथिंग हैपेंस, ये आप मेरी वाइफ को या मेरे फ्रेंड को आप हैंड ओवर कर दीजिएगा। ये आदमी हमसे मिला डर के साए में, अपनी पहचान छुपाते हुए, लेकिन उसने हिम्मत की, उसने बोला, क्योंकि वो चाहता था कि दुनिया को पता चले। वो मुझे लेके जो इमिग्रेशन का ऑफिस है आईसीपी का, वहां पर लेके आए। तो मेरे पीआरओ एक अच्छा आदमी था, इजिप्ट से था, और उसने मुझे पूछा कि क्या प्रॉब्लम है क्या प्रॉब्लम है। कि मुझे खुद भी कुछ प्रॉब्लम नहीं पता, आपको बल्कि कॉल आई है तो आप मुझे बताओ कि क्या प्रॉब्लम हो सकती है, क्या इशू हो सकता है। उसने कहा उन्होंने हमें कुछ भी नहीं बताया, इवन दो कि उनका कॉल करने का तरीकाकार ये था। ये मुझे गाड़ी में बैठ के पीआर ने बताया कि उनको कॉल करने का तरीकाकार ये था। नॉर्मली जब वो कॉल करते हैं तो कहते हैं कि आप बंदे को ले आए, अपॉइंटमेंट ले लें, कल ले आए, परसों ले आए, कुछ भी। लेकिन इनको कॉल करने का तरीकाकार अंदाज ये था कि आप इस बंदे को लेके आईसीपी आए। पहली कॉल आई नॉर्मल टोन में, नॉर्मल सिनेरियो में। आधे घंटे के बाद उन्होंने मुझे दोबारा कॉल की, जब मैंने उनको बताया कि मैं इस वक्त इस जगह पर हूं तो मैं ले आऊंगा उनको। आधे घंटे के बाद दोबारा कॉल आई, इंतहाई गुस्से में और इंतहाई बदतमीजी के साथ। ये मेरे पीआरओ के अल्फाज हैं कि दे वर वेरी रूड while they were calling to me and they told me that if you are not going to bring him we are going to close your company। यानी इतना बड़ा थ्रेट कि हम आपकी कंपनी क्लोज कर देंगे। और वो भी ये थ्रेट कहां से आ रहा है? थ्रेट भी आ रहा है गवर्नमेंट के इदारे से। कोई आम बंदा थ्रेट नहीं कर रहा कि मतलब हम आपकी कंपनी को कुछ कर देंगे या नहीं। उन्हें सीधा बोला हम आपकी कंपनी का लाइसेंस कैंसिल कर देंगे, इस बंदे को फौरन से लेके आओ आज के आज ही। तो मैंने कहा यार ऐसा मैंने कोई जुर्म तो नहीं किया है। कहता है यार मुझे जो पीआर था उसने भी कहा, वो कहता है मुझे भी नहीं पता असन क्या है। एनी हाउ मैंने पीआरओ को मैंने बोला, मैंने कहा पीआर, मैंने उसको बताया, मैंने कहा यार मेरी तो वाइफ भी इधर है, मेरा छोटा बच्चा है इधर, आई डोंट नो कि क्या है क्या नहीं है। मेरा तो कोई ऐसा केस भी नहीं है, कोई सीन भी नहीं है। उसने कहा हसन अल्लाह करीम जो भी होगा देखते हैं। एनी हाउ आईसीपी के दफ्तर के बाद जाके हमने ब्रेक लगाई, गाड़ी रोकी वहां पर पार्किंग में। मैंने फिर दोबारा से अपने लॉयर को कॉल की। मैंने लॉयर को दोबारा कॉल करके मैंने उससे पूछा, मैंने कहा आप बताएं कि मुझे क्या करना चाहिए। लॉयर ने मुझे बड़ी तसल्ली दी। उसने कहा हसन देखें, अगर तो ये मेरे जहन में पता नहीं कहाँ से ये बात आ गई थोड़ी सी, आई डोंट नो कहाँ से, कि ये जो शिया और सुन्नी वाला सिस्टम था मेरे जहन में थोड़ा सा आया। तो मैंने कहा अगर ये वाला सिस्टम है तो कहता है हसन अगर ये वो सिस्टम हुआ भी, अगर ये शिया वाला सिस्टम हुआ भी, तो जिनकी फैमिली उधर होती है ना उनके लिए ये होता है कि उनको ये लोग बुलाते हैं, बुला के उनको तकरीबन ये 3 महीने का टाइम देते हैं, एक एफिडेविट लिखवाते हैं। उसका एक नाम उसने मुझे बताया था, आई डोंट रिमेंबर क्या नाम था उसका, अरबिक में जो भी उसको कहते हैं। तो एफिडेविट होता है बेसिकली कि वो लिखवाते हैं कि आपने आज के बाद जो है वो ऐसी कोई भी एक्टिविटी नहीं करनी। ऑल्दो कि मैंने आज तक कोई एक्टिविटी की ही नहीं थी, ना मैंने कभी अपने व्हाट्सएप के ऊपर कोई स्टेटस लगाया। मेरे सारे दोस्त जानते हैं कि मैंने कोई स्टेटस नहीं लगाया। मेरे व्हाट्सएप के ऊपर मैं हार्डली हार्डली साल में कोई एक आधा स्टेटस लगाता हूँ, उसमें भी क्या कुरान की कोई आयत होती है। मेरी फेसबुक की प्रोफाइल पिक्चर आज से कोई मेरा ख्याल है 3 साल पुरानी है शायद। मेरा इंस्टाग्राम में यूज ही नहीं करता, स्नैपचैट में यूज ही नहीं करता, यानी कि मैं सोशल मीडिया से जरा दूर ही रहता हूँ। मैं फेसबुक सिर्फ यूज करता हूँ वीडियोस के लिए, या मैं टिकटॉक देखने के लिए, पोस्टिंग खुद भी नहीं करता मैं। तो वो तो सिनेरियो नहीं था कि मैंने कोई भी किसी के भी खिलाफ, ऑब्वियसली मैं उस कंट्री में रह रहा हूँ, मैं उस कंट्री की रिस्पेक्ट करता हूँ, तो उनके लिए या उस टाइम के दौरान मैंने कोई भी वीडियो या कोई भी ऐसी वैसी कोई चीज मैंने शेयर की, ऐसा तो कुछ था ही नहीं। तो ये वाला सीन तो था नहीं, इसलिए मुझे इसकी कोई परवाह नहीं थी।
लेकिन जो दूसरा सीन मेरे ज़हन में आ रहा था, ये जो एलएचसी वाला सीन आ रहा था, तो उसके लिए मैं जब लॉयर से बात की, उन्होंने कहा वो 3 महीने का टाइम देंगे, आपसे एफिडेविट लेंगे, उस दौरान में आपने मजलिस वगैरह में नहीं जाना है और आपको जो है वो मॉनिटर करेंगे। मैंने कहा मुझे तो मसला नहीं है, मॉनिटर मुझे 10 दफ़ा करेंगे कि मेरा तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, ऐसा वैसा तो कुछ सिनेरियो नहीं है, तो वो आपको छोड़ देंगे। वहां से डोर से आप एंटर जब हुए ना, वो उन्होंने, हालांकि यूएई में नॉर्मली ऐसे स्कैनिंग डोर्स नहीं होते हैं, लेकिन वहां पर स्कैनिंग डोर भी लगाया उन्होंने, आई डोंट नो, बस उन्होंने मुझे कहा मोबाइल अपने यहाँ पर दें। मेरे पास 3 मोबाइल थे, एक मेरा अपना था, 2 मेरी कंपनी के थे। तो वो मोबाइल उन्होंने वहां से मुझसे लिए और लेके साइड पे रख दिए, फिर पीआरओ से मोबाइल लिए, लेके साइड पे रख दिए। जैसे ही मैं अंदर एंटर हुआ तो मेरे पीछे एक और आदमी एंटर हो रहा था। मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा आपका नाम क्या है? तो उन्होंने मुझे अपना नाम जो भी बताया, अब मेरे ज़हन में नाम नहीं है, लेकिन ऐसा ही नाम था, या ओन था, या अब्बास था, या अली था, ये इस किस्म का नाम था उनका। तो मैंने उनसे हल्का से वैसे ही पूछा, मैंने कहा आप तवीला गए थे? कहना, उसने हंसते हुए बोला, कहता है हाँ तवीला वाला ही सीन है। वहां से आगे चलने लगे तो उसने कहा जी आप अपने, मुझे उसने बोला कि आप अपने मोबाइल उठा लो। कौन कौन सा मोबाइल है आपका? मैंने कहा ये मोबाइल मेरा। आप अपने मोबाइल उठा लो। पीआरओ को बोला आप मोबाइल यहीं पे रख दो। अजीब सीन है। एनीवेज, वहां से चलते गए, चल तो अंदर काफी लंबा रास्ता था, तकरीबन 2 मिनट का रास्ता होगा पैदल। पैदल रास्ते में उन्होंने पीछे में आवाजें दे रहा है, बात नहीं करो, डोंट टॉक, डोंट टॉक, डोंट टॉक टू ईच अदर। ओके, क्योंकि मैं वो जो दूसरा हमारा भाई था, मोमिन भाई था, मैं उसके साथ बात करने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि उसने मुझे बताया था कि वो अपनी फैमिली को तकरीबन 3 दिन पहले एयरपोर्ट से पाकिस्तान भेज के आया था। तो वो मुझे बता रहा था कि भाई मुझे लगता है मेरा भी नंबर आ गया। तो मैंने कहा यार, मैं उसको रास्ते में बताने की कोशिश कर रहा था कि मेरी तो फैमिली इधर है भाई, मैं क्या करूं। वहां से हम अंदर आए हैं, कोई बात नहीं, कोई कुछ नहीं। पीआरओ को उन्होंने ऐसे एक साइड पे, मतलब हम अंदर गए हैं, एक हॉल था जिसमें टेबल लगे हुए हैं। ये जुमे की इवनिंग की बात है, नॉर्मली गवर्नमेंट ऑफिस क्लोज होते हैं उस टाइम के ऊपर, बट एनीवेज ऐसे हॉल में काउंटर लगे हुए हैं और राइट साइड के ऊपर एक डोर था। वहां से अंदर वेटिंग एरिया, फीमेल वेटिंग एरिया लिखा हुआ था उसके ऊपर, मुझे याद है अच्छे से, फीमेल वेटिंग एरिया लिखा हुआ था, लेकिन वहां पर सारे मेल ही बैठे हुए थे। उन्होंने वहां से हमें बोला आप अंदर चले जाओ, कोई बात नहीं, कुछ नहीं, बस अंदर चले जाओ आप। ठीक है, अंदर आगे, अंदर आगे बैठ गए। इतने पीआर जो है वो बाहर है, हम मैं अंदर बैठा हूँ। अभी मोबाइल मेरे पास थे, अभी तक तो मोबाइल मेरे पास ही थे। मैं कॉल कर रहा हूँ, मैं वाइफ को कॉल कर रहा हूँ, मैं लॉयर को कॉल कर रहा हूँ। ठीक है, लॉयर को कॉल कर रहा हूँ कि भाई किसी तरीके से जो है ये इसका देखो क्या सिनेरियो है, क्या नहीं है। इतने में पीआरओ मेरे पास आता है और मुझे आगे कहता है कि भाई अभी, यानी इनिशियल, यानी वहां पर आके मैं जस्ट बैठा ही हूँ, वहां पर कम से कम उस वक्त कोई 10 लोग बैठे होंगे, और सब ऐसे ही, किसी ने अंगूठी पहनी हुई है, किसी के हाथ में नजर आ रहा है कि ये अपने सारे जो है वाले कम्युनिटी के लोग बैठे हुए हैं। तो मैंने उनसे नाम भी पूछे, सबसे नाम पूछे, सबके नामों से कंफर्म हो गया कि भाई ये हमारे एलएचसी कम्युनिटी के ही लोग बैठे हुए हैं। और फिर उनसे जब पूछा कि आप मजलिस में गए हैं, उन्होंने कहा बिल्कुल मजलिस में गए हैं। सबका एक ही कसूर है कि मजलिस में गए हैं, सबका एक ही कसूर, मजलिस में गए हैं। कोई और इसके अलावा कोई और कॉमन चीज हम में नहीं थी। यानी अगर वहां पर 10 बंदे बैठे, 10 में एक ही कॉमन चीज है, 2 चीजें कॉमन है बल्कि एक तो एलएचसी है और दूसरा वो मजलिस में गए हुए हैं। असल आपकी टिकट करवानी है। मैं कहा टिकट कहाँ की करवानी है भाई? मैं कहा उन्होंने आपका वीजा कैंसिल कर दिया है, अभी करना नहीं है, पूछना नहीं है, कर दिया है, हो चुका है वीजा कैंसिल, कुछ भी नहीं रह गया, वीजा हो गया कैंसिल। मैं कहा क्या मतलब वीजा कैंसिल? उन्होंने वीजा कैंसिल कर दिया, कोई बात नहीं, कोई कुछ नहीं, उनके पास लिस्ट है, उनके पास नाम है, उनके पास सब कुछ है, उन्हें किसी से कुछ भी पूछने की जरूरत नहीं है। मैं कहा भाई मेरे पास पैसे नहीं है टिकट के लिए। मैंने तो, पैसे मेरे पास थे, लेकिन मैंने जानबूझ के डिले करने के लिए, मैं, मेरे दिल में फिर भी उम्मीद थी कि यार शायद कोई बचत हो जाए। मैंने कहा यार मैं कैसे, मैं उस पीआर को बोला, मैंने कहा भाई उसको बोलो मेरा बच्चा है भाई, छोटा 4 साल का बच्चा है मेरा, मैं कैसे, मेरी वाइफ इधर है, मैं क्या क्या करूं भाई, कैसे आप मुझे निकाल रहे हो, किस हिसाब से निकाल रहे हो, कोई कोई तरीका। उन्होंने कहा, उन्होंने वीजा, उन्होंने मेरी बात भी नहीं सुनी, पीआर कहना मेरी भी नहीं। मैंने कहा मेरे पास पैसे नहीं है, जाओ। मैंने तो अपनी तरफ से उसे डिले करने की कोशिश की कि भाई पैसे नहीं है मेरे पास। मैं वहां पर कोशिश कर रहा हूँ किसी तरीके से, तो मेरी कंपनी के ऑनर की दोबारा मुझे कॉल आती है, एंड ही वाज वेरी रूड टू मी एट दैट टाइम। यानी उससे पहले था, क्योंकि मैं उनका सबसे लाडला था, ऑब्वियसली ही इज अ ब्रिटिश गाय। मैं ब्रिटिश नहीं है, बेसिकली इंग्लिश है, मैं उसका नहीं बताऊंगा कंट्री कौन सी है उसकी एक्चुअल में, नहीं मैं डिस्क्लोज करता। He's an English guy, or before that day, he was very nice to me because I'm the one who is managing everything. I'm the one who is giving him the money. I'm the one who is managing all the things, reports and everything. ठीक है, but on that day, I'm the bad. I think I'm the worst person in the world. ठीक है, और मुझे कॉल करके इतना रूडली बोल रहा है कि हसन उसको पैसे दो। उन्होंने 2,000 dirham मांगा है, जो आपकी टिकट वैसे नॉर्मली आती है 500-600 रुपए की टिकट आती है, 500-600 dirham की टिकट आती है, जबकि वो 2,000 dirham चार्ज कर रहे हैं। अब ये नहीं मुझे पता कि ये इस यानी वो इदारा चार्ज कर रहा है या एयरलाइन चार्ज कर रही थी इतने ज्यादा पैसे, कौन खा रहा है पैसे, आई डोंट नो, बट उन्होंने हमसे 2,000 dirham चार्ज, मुझे कहते हैं 2,000 dirham दो उसको। मैंने कहा मैं नहीं दिया, मेरे पास नहीं है पैसे। उसने कहा मैं तुम्हारे फंड में रिलीज कर रहा हूँ। मैंने उसको मना किया, मैंने कहा डोंट रिलीज माय फंड्स, डोंट रिलीज माय फंड्स। अच्छा, इस दौरान में मैंने अपने उसको, जो कंपनी का ऑनर है, उसको मैंने मैसेज भी किया। मैंने कहा अगर यहाँ पर कुछ भी होता है तो मेरे फंड्स आप एक्स पर्सन को रिलीज कर दीजिएगा। उनका मैंने नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल, एमएस आईडी नंबर, सब कुछ मैंने उसको सेंड किया कि आई डोंट नो कि मैं अब जेल में जाऊंगा, कहाँ जाऊंगा, मुझे पता ही नहीं था क्या होने वाला है। बट उसने मुझे
उसका भी अच्छा रिस्पॉन्स नहीं दिया। उसने कहा कि आई थिंक वी नीड टू टॉक थ्रू अ मीडिएटर। ओके, ठीक है। और थोड़ी देर के बाद मुझे दोबारा कॉल करके कहता है आपके हमने टिकट करवा दिए। मैंने फिर से लॉयर को कॉल किया। अब मेरे लिए मोबाइल यूज करना मुश्किल हो गया था वहां पर। अब वो सिक्योरिटी वाले, ऑल्दो के ऐसे इदारों में सिक्योरिटी का कोई काम नहीं होता, आईसीपी में मैं पहले भी गया हूँ, सिक्योरिटी को कोई यानी वेरी टू बी वेरी ओपनली सेइंग कि सिक्योरिटी को कोई मुंह नहीं लगाता भाई। सिक्योरिटी आपका काम सिक्योरिटी करना है, हमारे साथ आप कैसे मतलब कोई बदतमीजी से बात नहीं कर सकता था वहां पर। लेकिन अब हम ऐसी सिचुएशन में बैठे हैं कि सिक्योरिटी वाले हमारे ऊपर ऐसे बात कर रहे हैं जैसे हम क्रिमिनल्स हैं, हमें बिल्कुल क्रिमिनल्स की तरह ट्रीट किया जा रहा है, यानी जैसे पता नहीं हमारा कोई बहुत बड़ा क्राइम है। और ये सिक्योरिटी भी जो है, नॉर्मली ये सिक्योरिटी वहां पर नहीं होती है, ये सिक्योरिटी भी उन्होंने कोई एक्स्ट्रा और स्पेशली फॉर द टाइम बिंग उन्होंने हायर की हुई थी। और फिर डिपोर्ट। कोई केस नहीं, कोई कोर्ट नहीं, कोई वजह नहीं, सिर्फ मजहब, सिर्फ फिरका, सिर्फ शिया होना उनका जुर्म था। तो उस लड़के के साथ सीन ये हुआ था, उसको भी ऐसे ही बुलाया गया कि आप आए, आपका पासपोर्ट अपडेट करना है जस्ट, ठीक है, तो आपका पासपोर्ट अपडेट होगा और आप जा सकते हैं, बस इतने से बड़े इजीली उसको इजी सीन में बुलाया गया उसको। वो आया, उस बेचारे की गाड़ी बाहर खड़ी हुई है, वो बारिश हो रही थी, मैंने आपको बताया था बारिश थी बहुत तेज। उसकी बच्ची शायद 8 माह की या 1 साल की बच्ची थी, उसकी छोटी बेटी, और वाइफ उसकी दोनों गाड़ी में बैठे हुए इंतजार कर रहे हैं कि भाई ये अंदर जाएगा, पासपोर्ट अपडेट करके अभी वापस आ जाएगा। वो बेचारा इतना परेशान कि यार मेरी बच्ची बाहर बैठी है, मुझे सिर्फ और सिर्फ उनको बता देने दो। इन्होंने उसको नहीं इजाजत दी। आखिर मिन्नतें करने के बाद, बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद, सीन ये था कि उसकी बेटी को उठा के उसकी माँ आई है, हॉल के एक साइड में वो खड़ी हुई है, हॉल के दूसरी साइड में ये खड़ा हुआ है। इसने अपना जो बैंक कार्ड था व्हाट्सएवर यहां से उधर भेजा है कि ये कार्ड ले लो आप, और आप टैक्सी करवा के घर चले जाओ, गाड़ी लॉक कर दो। इतनी इजाजत थी, और वो भी कार्ड इन्होंने खुद हैंड ओवर नहीं करने दिया। एक बंदा सिक्योरिटी वाला बीच में आया, उसने कार्ड इधर से लिया, उसको दिया और उसको कहा आप जाओ। वो देख के तो मैं तो शॉक, मैंने कहा यार मेरा तो चलो फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह मेरी वाइफ घर पे है, बच्चा घर पे है, और मतलब ठीक है, वो फिर भी सर्वाइव कर लेंगे, आई अंडरस्टैंड कि वो थोड़ा बहुत सर्वाइव कर लेंगे। लेकिन ये बंदी जिसको ये नहीं पता और उनकी गाड़ी बाहर खड़ी हुई है, ये तो बेचारे आए इस सीन में, और वहां पर जिस एरिया में वो ऑफिस है वहां पर टैक्सी भी इतनी आसानी से नहीं मिलती है, और उस बंदी के पास अगर इंटरनेट ना हुआ तो वो क्या करेगा, आई डोंट नो। ऐसे ही बहुत सारे, एक बंदा उसके ऑटिस्टिक चाइल्ड, उस कहता है भाई मेरा स्पेशल बच्चा है, मेरा ऑटिस्टिक चाइल्ड है, घर पे है, मैं क्या करूं। यानी जो स्पेशल नीड्स के बच्चे होते हैं, वो कहते हैं मेरा मेरा 2 साल का स्पेशल नीड्स वाला बच्चा है भाई, मैं क्या करूं। तो कहा कुछ नहीं, वीजा आपका हो चुका है कैंसिल। अब यानी ये जो सिक्योरिटी गेट आपने क्रॉस कर लिया ना, उसके बाद सीधा आपकी कंट्री है, पीछे वापस नहीं है, वापसी तो नहीं है किसी भी सूरत में। सबके मोबाइलों में से उन्होंने सिम निकाली है, जिन जिन के पास आईफोन से और उसमें ई सिम थी, उन्होंने पकड़ के वहां पर ई सिम डिलीट की है, एमएस आईडीज ले ली है, ड्राइविंग लाइसेंस ले लिए उन्होंने लोगों से, क्योंकि मैंने तो, मुझे तो मौका मिल गया, मैंने तो पीआरओ को देके भेज दिए, सिम भी दे दी उसको मैंने, एक्स्ट्रा मोबाइल भी दे दिया, एक्स्ट्रा सिम भी दे दी उसको मैंने, ठीक है। तो मेरी पाकिस्तानी सिम मेरे पास थी, और पाकिस्तानी सिम मैंने दे दी, मैंने कहा ये ले जाओ अपने साथ। लेकिन जो वहां की सिम है वो सिम भी निकाल दी, जिनकी ई सिम थी मोबाइल पकड़ के उसमें से जाके सेटिंग में से जाकर उन्होंने ई सिम डिलीट की है, यूई पास डिलीट किए हैं लोगों के, और उसके अलावा बैंक एप्लीकेशन का डिलीट तो नहीं किया, लेकिन एनीवेज जब आपका यूई पास वगैरह सिम वगैरह चली गई तो आपके ये बैंक चलते भी नहीं है। खैर नहीं, हाँ, वहां से हम लोग फिर गाड़ी में बैठे हैं, गाड़ी में बैठ के उन्होंने हमें सुहान जेल लेके गए हमें, उन्होंने सबके लाइन में लगा दिया, ठीक है, उन्होंने कहा दीवार के तरफ मुंह करके खड़े हो जो सारे, ठीक है, कोई पीछे ना देखे। अब हम पूरी तरह से क्रिमिनल की तरह ट्रीट किया जा रहा है। अब हम क्योंकि सिटी में से निकल के, यानी आईसीपी के ऑफिस में से निकल के हम पुलिस स्टेशन जेल में पहुंच चुके हैं, तो अब जेल का ट्रीटमेंट शुरू हो चुका है। दीवार की तरफ खड़े हो, जो बुजुर्ग थे उसमें कोई 85 साल, कोई 70 साल, कोई 80 साल, कोई लड़के हैं, यंग भी लड़के हैं, ठीक है, कोई मेरे जैसे ढेर उम्र बंदे भी हैं, ठीक है। तो सबको एक जैसा ट्रीटमेंट मिल रहा है, दीवार की तरफ खड़े हो जाओ, दीवार के मुंह करके खड़े हो जाओ, पीछे नहीं देखना, ठीक है, सही है। एनीहाउ वहां पर फिर उन्होंने हमारी एक एक करके उन्होंने पिक्चर्स बनाई, ठीक है, पिक्चर्स बनाकर उन्होंने पेपर दिए, उसके बीच में फिर उन्होंने कहा अब आप अपनी सारी बिलोंगिंग्स इस कागज के पैकेट में डाल दो। पैकेट में डाली, लेकिन मोबाइल उन्होंने कहा कि मोबाइल आपने अपने अपने पास रखने हैं, मोबाइल अभी इस पैकेट में नहीं डालने, मोबाइल अपने पास रखो, ठीक है। तो हमने अपना सारा सामान उन्होंने पैकेट में डाला, उसके ऊपर उन्होंने कागज लगाया, यानी वो जो जिसको अमानत कहते हैं बेसिकली, वो अमानत रख रहे थे। अमानत रखते गए, अमानत रखने के बाद जो है उन्होंने हमें फिर से लाइन में खड़ा किया, वहां से लाइन में हाँ, वहां से लाइन में से निकाला, चलते चलते अब हम बैरिक्स को क्रॉस कर रहे हैं, बैरिक्स देख रहे हैं, जेल की जो बैरिक्स होती है, फॉर द फर्स्ट टाइम आई वाज लुकिंग एट द बैरिक्स ऑफ द जेल इन यूएई। तो बैरिक्स देख रहा हूँ मैं, बैरिक्स में लोग नजर आ रहा है, शक्ल से नजर आ रहे हैं, पाकिस्तानी खड़े हुए हैं, ठीक है, और हल्की हल्की मतलब वो आज आए हो, कल आए हो, कब आए हो, हम बोल रहे हैं उनको आज ही आए हैं, अच्छा ठीक है। अब इतने में हम चल के आगे जाते हैं, तो एक दरवाजा था, ठीक है, और उस दरवाजे के आगे उन्होंने हमारी पूरी लाइन बनवा दी, इस पूरी लाइन में खड़े हो जाओ, सब दीवार की तरफ मुंह करके खड़े हो, दीवार की तरफ खड़े हो गए। तो सिक्योरिटी वाले तो नेपाली थे, तो वो हिंदी उर्दू मिक्स बोलते हैं, ठीक है। तो नेपाली नो डाउट वो बंदे बहुत अच्छे थे बेचारे, उनको हम पे जो है वो यानी तरस आ रहा था और रहम आ रहा था। तो
तो नेपाली कहता है यार प्लीज बात वगैरह मत करना, ऊंची आवाज में बात मत करना। ठीक है, फिर भी लड़के अब जाहिर सी बात है लगे हुए हैं, तो वो कह रहे हैं चुप कर दो भाई, चुप कर दो, चुप कर दो। एनीवेज, इतने में मैंने उससे पूछा, मैंने कहा बैठ, मैंने कहा बैठ, बैठ नीचे बैठ, नीचे बैठ के जमीन पे बैठ, जमीन पे बैठ, जमीन पे बैठे दिमाग रिमूव करके, कोई पीछे, कोई इधर नहीं देख सकता, कोई उधर नहीं देख सकता। ठीक है, बस सीधे दीवार की तरफ देखो, कोई बात नहीं करनी, इधर उधर नहीं देखना। ऐसा ट्रीटमेंट हमें पहली दफा मिल रहा था, ऐसा हमें अब यहाँ पर जो है वो मेन चीज शुरू होने लगी है कि जहां पर असल बात बिल्कुल क्रिस्टल पानी की तरह क्लियर होने वाली थी कि हमारे साथ हो क्या रहा है। ठीक है, क्योंकि अभी तक भी मेरे जहन में डाउट होगा कि शायद इस बंदे ने कुछ किया है, उस बंदे के जहन में डाउट होगा शायद उस बंदे ने कुछ किया होगा। ठीक है, हमें यानी आप समझ 99% तो यकीन है कि हमें शिया पे निकाला, लेकिन अभी जो 1% भी जो रह गया था ना वो अभी क्लियर होने वाला है। वो ये कि उन्होंने कहा यहाँ पर आपका इंटरव्यू होगा। ठीक है, इंटरव्यू होगा, सही है। तो उन्होंने पूछा आपको अरबी आती है? तो एक लड़के ने बोला नहीं आती। तो उसने कहा भाई देखो जस्ट थोड़ी बहुत अरबी आनी चाहिए, हल्के फुल्के मैंने सवाल करने हैं, आपने जवाब देने हैं, हाँ ना में जवाब देने हैं, इस तरह के छोटी मोटी बात होगी। तो उन्होंने कहा ठीक है, इतना तो हमें अरबी आती है। ठीक है, सही है। अच्छा, उन्होंने बंदे जो है अंदर भेजना शुरू कर दिया। एक बंदा जा रहा है तकरीबन 5 से 7 मिनट का जो भी सीन है अंदर वो करके आ रहा है। अभी मुझे नहीं पता अंदर क्या हो रहा है। मेरी बारी आई, उन्होंने कहा ठीक है जी अंदर जाए। अंदर चला गया। अंदर ऑफिस बने हुए हैं, केबन बने हैं, 1 2 3 4 5 आई थिंक 6 केबन साइड में, 6 केबन साइड में है, जो भी था। साउंड प्रूफ टाइप कमरे बने हुए थे। ऑफिस टेबल पड़ा हुआ है, उस साइड के ऊपर एक मुअत्तन, एक लोकल अमराती यंग लड़का, मे बी बिटवीन 24 से या 22 से लेकर 26 की एज का लड़का, वो बैठा हुआ। उसने बड़े आराम से उसने कहा कि बैठो। मेरा उसने मोबाइल पूछा, कहा है मोबाइल? मैंने कहा ये लो मोबाइल। मोबाइल ले लिया उसने मुझसे। नाम पूछा उसने मुझसे, मैंने कहा ये नाम है, कहते बैठो। फिर उसने मुझे कहा कि आपको क्या लगता है कि आप का वीज़ा कैंसिल हो गया है? मैंने कहा मुझे नहीं पता। तो फिर उसने कहा कि देखो ये जो हम आपसे इंटरव्यू लेने वाले हैं ना, इस इंटरव्यू के बेस के ऊपर हम फैसला करेंगे कि हमने आपको यहाँ से निकालना है या नहीं निकालना। ठीक है, ये अब मिक्स अरबी और इंग्लिश में वो बात कर रहा है। ठीक है, तो मैंने कहा ठीक है ओके। इंग्लिश अच्छी बोल रहा था, इसमें कोई डाउट नहीं है, कोई ऐसा नहीं है कि वो मुझे कोई परेशानी हो रही है, क्योंकि मुझे इतनी ज़्यादा अरबी आती नहीं थी। तो अच्छी इंग्लिश में बात कर रहा था, मैं आसानी से समझ भी रहा था उसकी बात को। पूछा उसने मुझसे, कहता है आपका नाम क्या है? मैंने कहा नाम मैंने अपना बताया। अच्छा, उसने कहा देखो हसन, हमें सब मालूम है, आपने जो बात करनी है सीधी बात करनी है, माफी यमीन माफी यसार, यानी आपने राइट लेफ्ट नहीं जाना, जो बात पूछेंगे बिल्कुल सही बताना, हमारे पास रिकॉर्ड है। मैंने कहा पूछो भाई, कोई मसला नहीं है, मुझे क्या जरूरत है मैं इधर उधर की बात करूं? ऑब्वियसली मैंने कभी कोई जुर्म किया नहीं है, तो मैं क्यों ऐसी वैसी बात करूंगा? उसने कहा, सीधा सवाल उसने किया, सुनिए शिया हूं? मैंने कहा शिया हूं। ओके, दूसरा सवाल, तबीला गए थे? अब इसके बाद मेरे पास आपको बताने के लिए कुछ भी नहीं रह गया कि भाई अब कुछ रह गया कि हमें क्यों पकड़ा गया। अब तबीला क्या है? जो लोग अबू धाबी में रहने वाले हैं, जो हमारे अहले तशीफ बरादरी के लोग हैं, अबू धाबी में रहने वाले हैं, उनको बहुत अच्छे से पता है कि हमारी जो 8वीं 9वीं और 10वीं मुहर्रम की जो मजलिस होती है वो मरकज में नहीं होती है, बल्कि तबीला जो कि समहा के पास है। समहा के पास डियर फील्ड मॉल से आगे आप जाएं, शेख मोहम्मद बिन जायद सॉरी शेख जायद रोड के ऊपर आप थोड़ा सा आगे जाएंगे तो राइट साइड के ऊपर समहा का इलाका आता है। समहा में एक जगह है जिसको आप तबीला कहते हैं। वहां पर टेंट लगते हैं, दो बड़े बड़े। एक टेंट लगता है मर्दों की मजलिस का, एक छोटा टेंट लगता है उसके लेफ्ट साइड के ऊपर लेडीज की मजलिस का। और असल बात यह है कि उसके आगे एक टेंट लगता है, दोनों टेंट्स के आगे एक छोटा टेंट लगता है, जहां पर हमारे जो यानी अमाराती अरकान होते हैं, जो लोग होते हैं, वो वहां पर आपसे आपकी एमरेट्स आईडी लेते हैं, सिस्टम में डालते हैं और उसके बाद आपको अलाउ करते हैं कि आप अंदर जा सकते हैं। ऑल्दो कि वो बताते हैं कि आप ये आपकी सिक्योरिटी के लिए, बेसिकली वो हमारी सिक्योरिटी, ठीक है हमारी सिक्योरिटी के लिए है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन दूसरी चीज ये थी कि वो हमारा रिकॉर्ड उनके पास इकट्ठा हो रहा था। तो उसी रिकॉर्ड की बेस के ऊपर उन्होंने सीधा क्लियरली बोला कि आप तबीला गए थे? मैंने कहा बिल्कुल गया था। क्या करने गए थे? तो मजलिस सुनने गया था। अगला सवाल जो कि इंपॉर्टेंट था, उसने कहा कि आप खमनाई साहब को क्या समझते हैं? क्या समझते हैं मतलब, मैं आप थोड़ा एलेबरेट करते हैं क्वेश्चन को। खमनाई साहब को आप क्या समझते हैं, यानी आप कहते हैं वो जो कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं या वो गलत कर रहे हैं? मैंने कहा भाई देखें, बीइंग इन दिस कंट्री, अगर मैं इस कंट्री के हिसाब से बात करूं, ठीक है, तो वो जो भी कर रहे हैं वो अपनी कंट्री के हिसाब से कर रहे हैं। और ये मैं ऐसे रिसेंट में नहीं कह रहा कि मैंने उनके खिलाफ कोई बात की है या मैंने उनके हक में कोई बात की। मैंने वाकई ना उनके खिलाफ कोई बात की, ना मैंने उनके हक में कोई बात की, मैंने बिल्कुल न्यूट्रल रह के बात की। ठीक है, मैंने उनको नॉर्मली कहा भाई जो वो कर रहे हैं वो अपनी कंट्री के हिसाब से कर रहे हैं, अपनी कंट्री के लिए जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं, मुझे तो उससे कोई यानी सरोकार नहीं है। तो उसने कहा नहीं आप क्या समझते हो, वो ठीक कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं? मैंने कहा देखिए, वो ठीक कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं इसका फैसला मैं नहीं कर सकता, वो कर सकते हैं, या आप कंट्री एज ए कंट्री के यानी आपकी कंट्री कर सकती है। मैं जो फैसला कर सकता हूँ मैं वो ये कह सकता हूँ कि देखिए मेरी भी फैमिली, मैंने कहा आप भी यहाँ पर रहते हैं और मेरी भी फैमिली यहाँ पर रहती है। जब हमारे मोबाइल के ऊपर थ्रेट का अलार्म आता है तो मुझे भी उतनी ही फिक्र होती है या शायद उससे ज्यादा। मैंने कहा आप तो शादीशुदा नहीं हो शायद। मैंने उससे पूछा वैसे, क्योंकि हमारी बहुत अच्छी कन्वर्सेशन हो गई, तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा आप शादीशुदा हो? नहीं शादीशुदा नहीं हो। मैंने कहा आप तो शादीशुदा नहीं हो, लेकिन मैं, मेरा छोटा बच्चा है 4 साल का, तो मैंने कहा आपको शायद इतनी फिक्र नहीं होती होगी जितनी मुझे फिक्र होती है कि मुझे हर थ्रेट के ऊपर घर में कॉल करके पूछना होता है
कि भाई आप ठीक हो, सब ठीक है, जाहिर है मुझे फिक्र है। तो मैंने कहा आपको क्या लगता है कि मैं इस चीज से खुश हूं कि यहाँ पर जो हमले हो रहे हैं? तो उसने कहा तो फिर आप क्या समझते हो कि ये अच्छा नहीं है? मैंने कहा बिल्कुल मेरी फैमिली के लिए तो अच्छा नहीं है, ऑब्वियसली जो यहाँ पर हमले हो रहे हैं वो तो अच्छा नहीं है मेरी फैमिली के लिए। अब वो कंट्री क्या कर रही है, वो अपने हिसाब से अच्छा कर रही है बुरा कर रही है, इसका मैं फैसला नहीं कर सकता, इसका वही कंट्री फैसला करेगी। ठीक है। उसने कहा ओके सही है। तो उस पर्सन को पर्सनली आप क्या समझते हो, वो पर्सन ठीक है, अच्छा बंदा है? मैंने कहा भाई बात ऐसी है, मैं उसकी उतनी ही रिस्पेक्ट करता हूँ जितनी मुझे रिस्पेक्ट करने का कहा गया है कि एक एक शख्स जिसकी सफेद दाढ़ी है, मोमिन जिसकी जो मुसलमान हो उसकी सफेद दाढ़ी हो और उसकी रिस्पेक्ट करने का कहा गया है, मैं उतनी रिस्पेक्ट करता हूँ, मैं उसकी भी उतनी रिस्पेक्ट करूंगा। मैं यहाँ पर कोई अमराती है जिसकी सफेद दाढ़ी हो सफेद बाल हो, उसकी रिस्पेक्ट करने का कहा गया है, ये एथिकली भी है, तो मैं रिस्पेक्ट करूंगा। मैंने कहा आपके अगर मतलब आपका कोई बुजुर्ग होगा मैं उसकी भी रिस्पेक्ट करूंगा। हाँ, मैं उसकी रिस्पेक्ट नहीं करूंगा जो मेरे से डायरेक्टली कोई प्रॉब्लम कर रहा होगा, तो मैं उसकी रिस्पेक्ट नहीं करूंगा, मुझे नहीं करनी है उसकी रिस्पेक्ट। मैं कहा आप भी नहीं करोगे? मैं कहा बिल्कुल मैं भी नहीं करूंगा। ठीक है, मैं भी नहीं करूंगा उसकी रिस्पेक्ट। हाँ, वो मुसलमान है, सफेद दाढ़ी है, सफेद बाल है, मैं उसकी रिस्पेक्ट करता हूँ। इसके अलावा अगर आप कुछ कह रहे हो तो वो आई डोंट नो। इतने में उसने मेरा मोबाइल उठाया, मोबाइल मेरा उसने चेक करना शुरू कर दिया। उसने कहा आपके मोबाइल में कोई हमले की तस्वीर है? नहीं कुछ भी नहीं, और वाकई नहीं है तस्वीर, क्योंकि मैं सोशल मीडिया में इतना ज्यादा इन नहीं हूँ, तो मैंने कोई तस्वीर वगैरह रखी नहीं, वैसे भी मैं स्टेटस वगैरह, मुझे फोटोग्राफी का भी इतना शौक नहीं है, ना तस्वीरों का ना स्टेटस का कुछ भी इतना शौक नहीं है। बस शाम में रात में जब रिलैक्स होना होता है यही फेसबुक की नॉर्मल वीडियोस वगैरह देखते रहते हैं, टिकटॉक की जो भी होता है। तो क्या पिक्चर नहीं है आपके पास? मैंने कहा नहीं है, और वाकई नहीं थी मेरे पास पिक्चर कोई भी। उसने मेरा मैं मोबाइल चेक करूंगा। मैंने कहा आपके हाथ में, आप जो मर्जी चेक करो। उसने मोबाइल चेक करना शुरू किया। मैंने कहा देखो भाई मेरी फैमिली फोटोज पड़ी हुई है, ज़ाहिर है मेरी वाइफ की पिक्चर है, मेरी फैमिली। कहता है वो हम नहीं चेक करेंगे। मैंने कहा बाकी आपको जो चेक करना है कोई मसला नहीं है। उसने ऊपर नीचे हल्का फुल्का पिक्चर को जो है स्क्रॉल किया, स्क्रॉल करने के बाद उसने फेसबुक को थोड़ा सा स्क्रॉल किया, उसके बाद उसने मेरा व्हाट्सएप खोला। अब व्हाट्सएप के अंदर उसने स्क्रॉल किया तो एक कॉन्टैक्ट के ऊपर उसको पिक्चर नजर आ गई हमारे साहब की। अब वो कॉन्टैक्ट किसका है? वो कॉन्टैक्ट मेरे, मैं नाम नहीं मेंशन कर रहा अगेन, वो मेरे बहुत दूर के रिश्तेदार, और उस रिश्तेदार से मेरी 6 साल में एक दफा बात हुई है, 6 years में एक दफा बात हुई है। अब उसके व्हाट्सएप के ऊपर वो पिक्चर लगी हुई है। भाई उसकी मर्जी हो, जो मर्जी लगाए, मैं क्या कह सकता हूँ? वो फीमेल है, लेडी है वो, और मैं बताते खुद भी उनके साथ इतनी बात नहीं करता। बात मेरी कितनी हुई है? शायद हार्डली हार्डली 10 लाइनों की बात हुई होगी, यानी एक मैसेज उनका आ रहा है तो एक मेरा, एक उनका, या दो उनके और एक मेरा। और उसमें बात क्या हुई है कि आप कैसे हो, ठीक हो, आपका बेटा ठीक है, आपकी वाइफ ठीक है, आप जब पाकिस्तान आओ तो आपने हमारे घर चक्कर लगाना है। दैट्स इट, इतनी बात है, बात का मुद्दा सिर्फ इतना ही है और कुछ भी नहीं है। मुझे कह रहा ये कौन है? मैं कहा भाई कि यार मुझे नाम भी नहीं याद इनका क्या नाम है। कहता नहीं नहीं ये कौन है, आपकी इसके साथ बात हुई है? मैंने कहा, मैंने गौर से देखा, मैंने कहा अरे हाँ भाई बात हुई है, बिल्कुल हुई है। कौन है ये? मैंने कहा ये मेरे ये फलाने रिश्तेदार है, मैंने बताया जो मेरा रिश्ता है उनके साथ। तो नाम बताओ। मैं नाम भूल गया हूँ भाई। कहता है नहीं नहीं नाम बताओ इनका। और मैंने कहा देखो ये मेरे इन रिश्तेदार की वाइफ है, रिश्तेदार का नाम पूछो, मुझे उनका नाम पता है, मुझे ये भी पता है वो कहाँ काम कर रहे हैं, मैं सब कुछ बताऊंगा। अब मैं उनकी वाइफ को नहीं सही तरह से जानता ना, क्या करूँ? फिर उसने हल्का सा मुझे क्लू दिया कि ये नाम, मतलब उसने नाम का सिर्फ फर्स्ट पार्ट बोला। मैं कहा हाँ ये नाम है, मैंने पूरा नाम कर दिया। तो ये कौन है? मैं कहा, ये है। तो उनके साथ मैंने तस्वीर क्यों लगाई? मैं कहा मुझे क्या पता भाई क्यों लगाई है, मैं क्या करूँ, तस्वीर लगाई है उसने तो। मैंने कहा मैं उसका तो जिम्मेदार नहीं हूँ, वो पाकिस्तान में बैठे हैं, वो पाकिस्तान में बैठे हैं, वो तस्वीर लगा रहे हैं, मैं क्या देख लो नंबर भी पाकिस्तानी है। अब मैं जब वहां से उठा ना, तो अब आई डोंट नो क्यों बस मुझे एक रिलैक्सेशन सी हुई, तो मैं एक रिलैक्स था कि भाई जिनके नाम पे मैंने निकाल दिया ना, अब हम खुश हैं, अब हमें कोई मसला नहीं है। ठीक है, अब वो मोर लगी थी ना, वो स्टैंप लगी तो उसने साफ बोल दिया ना, तबीला गए थे, हाँ गए थे, किस लिए गए थे, शिया हो सुन्नी हो, शिया, ठीक बात खत्म हो गई। अब तो हम रिलैक्स हो गए, थोड़े से रिलैक्स हो गए हम। अब सबको उन्होंने फिर से लाइन में बिठाया, वहां से लेके गए उन्होंने, फिर हमें शायद खाना खिलाया। हाँ खाना, खाना बहुत अच्छी क्वालिटी का था माशाल्लाह। समझ सकते हैं जेल खाना होता है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। अब तो वो सारा खाना जो हमारी न्याज हो गई थी ना, ठीक है, तो अब हम उसको शुक्र करके बहुत अच्छे से खा रहे थे। अब हमारे लिए वो जैसा भी था, जो भी था, हमारे लिए वो न्याज हो गई थी, अब हम उसको हंसी खुशी खा रहे थे। 3 दिन, सिर्फ 3 दिन में उन्होंने इस इंसान के साथ जो किया वो इंसानियत को शर्मिंदा करता है। पहले दिन उन्हें एक कमरे में बंद कर दिया गया, ना पानी ना खाना ना कोई वजह। दूसरे दिन इलेक्ट्रिक शॉक, बार बार, जब तक वो चिल्लाते रहे। तीसरे दिन उन्हें कहा गया तुम शिया हो, तुम्हारा यहाँ कोई हक नहीं। तो वहां पर शारजा से, अजमान से, रासल खैमा से, उमुल कुवैन से, फुजेरा से जो लोग आए हुए थे, अब वो लोग वो थे कि जिनकी फैमिलीज वहां पर नहीं, वो जिसको आप कह सकते हैं छड़े, बेशक उनकी शादी हुई है लेकिन एज पर द यूएई दे आर सिंगल्स। उन्होंने जब मुझे जो चीजें बताना शुरू की, पहले तो मुझे भी वाकई बिलीव नहीं हुआ कि यार ये जो बता रहे हैं ऐसा तो मैंने कभी, मतलब यूएई के बारे में तो मैं सोच भी नहीं सकता। और फिर जब उन्होंने निशान दिखाने शुरू किए अपनी कमर के ऊपर और अपने पाँवों के ये जो एंकल्स होते हैं इसके ऊपर, जब उन्होंने निशान दिखाने शुरू किए, और एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 10 नहीं, बीसियों लोग, मैं जिस बैरक में था वहां पर तकरीबन 300 लोग थे एक बैरक में, और इस तरह की
शायद 10 बैरिक्स या 15 बैरिक्स होंगी। 20 लोग जो वहां पर थे, उनको वहां पर पहली बात है, किसी को 6 दिन हो गए, किसी को 7 दिन हो गए हैं, कोई 20 तारीख से आया हुआ था, 20 मार्च से, और आज 27 मार्च थी। कोई 20 तारीख से आया हुआ है, कोई 21 तारीख से आया हुआ है, और वो सिर्फ एक ही बात कह रहे हैं कि यार टिकट का हमें नहीं पता कब है। लेकिन जो उन्होंने अपनी स्टोरी बताना शुरू की, किसी को शारजा से उठाया, रीजन सेम है, रीजन बिल्कुल सेम है, उसमें कोई और रीजन नहीं है। क्या है, हम मजलिस सुनने गए थे, जहां पर शारजा में भी कहीं मजलिस होती थी तो वो भी कार्ड लगा के जाते थे। जो उमुल कुवैन में कहीं मजलिस हो रही है, आई डोंट नो, उमुल कुवैन में तो नहीं है, शायद अजमान में है। तो अजमान में जो मजलिस हो रही है, अजमान यानी जो उमुल कुवैन वाले हैं, वो भी अजमान में जाते थे ना यार। हम पहले तशी कम्युनिटी जहां पर मजलिस होती है वहां पर पहुंच जाते हैं, कौन सा दूर, अजमान से उमुल कुवैन दूर नहीं है, रासल खैमा से शारजा दूर नहीं है, ऐसे। एनीहाउ, तो जब उनकी मैंने जुबानी सुनना शुरू किया, टॉर्चर, तो भाई पंजाब पंजाब पुलिस जो है, मैं कहता हूं यार पंजाब पुलिस तो बहुत रहम दिल है। लिटरली आई एम नॉट जोकिंग कि पंजाब पुलिस बहुत रहम दिल है। जो इंसान को इंसान समझ के तो मारती है शायद। उन दिनों में मैंने आपको बताया बारिशें बहुत हो रही थी। अगर आपको यूएई के वेदर का पता हो तो 20 तारीख से लेकर 30 तारीख के दरमियान में बहुत तेज बारिशें हुई हैं, बहुत तेज बारिशें हुई हैं। और उन लोगों ने हमें बताना शुरू किया कि हमें जब बुलाया है, हमें एक एक उनमें से बैच ऐसा था जिसको 72 आवर्स यानी 3 दिन तक कुछ भी खाने को नहीं दिया गया, सिवाय एक बोतल 10 बंदों ने दे दी है कि आप पानी पी लो। वो भी मतलब थोड़ा थोड़ा करके वो पानी पी रहे हैं। 72 घंटों तक उनको खाने के लिए कुछ नहीं दिया गया। चलो ये भी सहने वाली बात है, कोई बात नहीं है, बड़ी बात नहीं है। भाई साहब, उनको 3 दिन तक विदाउट ड्रेस रखा गया, अनड्रेस्ड, नंगा, बिल्कुल बरहना हालत में, कोई कपड़े नहीं है, ठीक है। कपड़ों के बगैर पांवों में बेड़ियां, जिनके पांवों में बेड़ियां नहीं डाली जा सकती उनको जिप टाई डाल रहे हैं। हाथ जिनके बांध रहे हैं उनको हथकड़ियां लगा रहे हैं, हथकड़ियां खत्म हो गई हैं, कम हो गई हैं, जिप टाइज लगा रहे हैं उनको। उसमें वही बेचारे बुजुर्ग जिनकी उम्रें 50 साल भी हैं, 65 साल भी हैं, और लड़के जिनकी उम्रें 22 साल भी हैं, 25 साल भी हैं, एक ही जगह के ऊपर उनको रखा गया। कुछ लोगों के साथ ये बिहेवियर हुआ। कुछ लोगों ने ये बताया कि उनको बारिश में बेड़ियां लगा के, एक उनकी कोई जगह थी, उसकी मुझे बनने की कुछ समझ में नहीं आई कि वो क्या कह रहा था, कि आर्टिफिशियल रेन हो रही है या क्या हो रहा है, क्योंकि अंदर तो रोशनी तो आती नहीं है, पता नहीं होता कि सुबह है, शाम है, दोपहर है, क्या है, पता नहीं होता अंदर। तो उसके मुताबिक उसको, ये एक बंदे के मुताबिक मैं बता रहा हूँ, मुझे इस चीज का कंफर्म नहीं है, लेकिन उसने मुझे बताया कि हमारा एक ग्रुप था जिसमें कुछ ईरानी भी थे और कुछ पाकिस्तानी थे। ये कुछ की तादाद जो है वो 20 से ऊपर की बात कर रहा हूँ मैं। कहते हैं उसमें उन्होंने हमें बेड़ियां डाली हुई है, पाँवों में नंगा किया हुआ है, और फेरे लगवा रहे हैं जगहों में। हम सो सॉरी, मैं शायद इधर की बात यानी कुछ इधर की बात कर रहा हूँ और कुछ उधर की बात कर रहा हूँ। लेकिन वो टॉर्चर ही ऐसा उन्होंने जब बताया, उन लोगों ने जब बताया और उन्होंने निशान दिखाए, और यानी उनकी आंखों में से आंसू, लोगों की आंखों में से, कि वो बुजुर्ग बेचारे, जिन बुजुर्गों की मतलब बात हो रही है, अगर वो किसी और बेड में बैठे तो वो बेचारे अपना मुंह मोड़ रहे हैं, कि उनको भी यानी बरना हालत में रखा गया। और यानी खाने में वो क्या दे रहे हैं, खाने में जब, अच्छा ये पहले 3 दिन उनको बरना रखने के बाद ये जुल्म शुरू हुआ है, टॉर्चर वाला। उनको मारा, मारने में यानी जो मारा जा रहा है वो कैसे मारा जा रहा है, कि उनकी टेजर्स टेजर्स लगाए जा रहे हैं अंडर आर्म्स में और बिटवीन योर लेग्स। आई एम श्योर यू अंडरस्टैंड कि कहां पर टेजर लगाए जा रहे हैं, कैसे, बारिश में वो गीले होके आ रहे हैं, इधर आते हैं, इधर टेजर लगाएंगे, फिर भागो, बेड़ियां डाल के। ये उनके साथ जुल्म किया जा रहा है। और उसके इस दौरान में उनको खाने में क्या दिया जा रहा है, पूरे दिन में खाने में जो दिया जा रहा है वो ये दिया जा रहा है। अब ये तो उनके मुताबिक क्या हो सकता है, चलो मैं ये कह लेता हूँ बहुत अच्छा भी खाना दिया जा रहा है। जो वो लोग थे वो ये कह रहे थे कि जो जो ये लोग खाना खा लेते थे उसमें से जो बचता था वो शापरों में डाल के ना, छोटे छोटे शापर में सब कुछ मिक्स कर दिया, दाल है, रोटी है, जो भी है मिक्स कर दिया शापर में, और उस शापर में पानी भी डाल के तो दे रहे हैं। चलो मैं कहता हूँ बहुत अच्छा भी दे रहे हैं, तो उनको हर बंदे का एक शापर बना के दे रहे हैं, एक शापर बना के प्लास्टिक का एक पैकेट बना के दे रहे हैं, ये पी लो। तो ये टॉर्चर उनके लिए 3 दिन चला है। भवें काटी हुई थी एक लड़के की, बिल्कुल ये सारी भवें कटी हुई है। गंज तो ये गंज तो बिल्कुल नॉर्मल है, ठीक है। उसके अलावा उसके पांवों के ऊपर बेड़ियों के हद दर्जा निशान, ठीक है। हाथों के ऊपर उनके अभी तक निशान, यानी 2-2 दिन गुजर गए हैं उनको वहां पर अंदर आए हुए, ठीक है। किसी को 25 को रिलीज किया, मैंने बताया 20 को उठाया, 3 दिन उनको जो है वो अंदर रखा है, और 2 दिन या 3 दिन उनको टॉर्चर किया हुआ है, ठीक है। तो वहां पर हमें कुछ सुन्नी अपराध भी मिले। उसका नाम हसन था, और मैंने कहा तुम्हें नाम की वजह से उठाया। अब हमें ज़ाहिर हम पूछ रहे थे नाम की वजह से किसी को उठाया हो शायद, नहीं भाई मैं गया था जैसे हमारे भाइयों की आदत होती है, कुछ लोग क्यूरियस होते हैं, अल्लाह पाक और मौला अपने दर पे बुला लेते हैं कई लोगों को। तो वो कहते हैं मैं तो अपने एक दोस्त के साथ मजलिस सुनने गया था कि मैं देखूं तो सही होता क्या है यहाँ पर। मैंने कहा चलो देख लिया, फिर आपको समझ आ गई कि शिया जो है, शिया अफराद है, उनके साथ क्या क्या होता है और क्या क्या नहीं होता है। कहता नहीं मैं यहाँ पर आके, और वो भी रिलैक्स था, ऐसा नहीं है कि उसको कोई परेशानी थी, सुन्नी को कोई परेशानी नहीं थी। तो एक बार हमारा भाई था वहां पर जो
अल हदीस आई बिलीव या वहाबी फिरके से ताल्लुक रखता था। वो बेचारा बहुत परेशान था, कहता यार मैं तो डिलीवरी देने गया था। वो हमारे, आपको पता है लतशी अफराद जो है वो बहुत ज्यादा न्याज वगैरह तो बहुत देते हैं। वो न्याज के लिए डिलीवरी मंगवाई थी। कहता मैं तो 25 बिरयानी देने गया था। मैं कहा 25 बिरयानी दे के वापस क्यों नहीं? कहता मैं अंदर जाके देखूं तो सही होता क्या है। देख लिए। कहता यार मेरे साथ तो ये हो गया, मेरे साथ तो वो हो गया, तो ऐसा है तो वैसा। फिर मैंने दूसरों से सुनना शुरू किया कि उनका कितना कितना लॉस हुआ है। तो भाई मुझे अपना लॉस तो कुछ भी नहीं लग रहा था, मेरा लॉस तो कुछ भी नहीं हुआ। उन किसी के करोड़ों गए हैं, किसी के लाखों दिरहम, किसी के यानी मिलियन दिरहम से भी ऊपर ऊपर के नुकसान हुए हैं, ठीक है। तो और सब खुश बैठे हैं, क्या कर सकते, सब खुश है, इसमें कोई शक नहीं है कि भाई सब रिलैक्स बैठे हैं, सब मुतमईन बैठे हैं, सब खुश बैठे हैं कि भाई हमारे ऊपर जो यानी इन्होंने एक मोहर लगाई है ना, हम इल्जाम नहीं कहते इसको, हम तो खुशी से उसको एक्सेप्ट करते हैं। जो इन्होंने मोहर लगाई है ना हमारे लिए वो काफी है। जो पेपर था उस पेपर के ऊपर लिखा हुआ है, एक लिखा हुआ है तारीख अल इबाद। तारीख अल इबाद जो है 27 मार्च 2026। फिर उसके बाद लिखा है तारीख अल इंतहा अल इबाद, ठीक है, यानी कि ये बैन खत्म कब हो रहा है, 27 मार्च 2027, यानी अगले साल में, एक साल के बाद खत्म हो रहा है। अब मेरे जो लोग जो भाई अरबी समझते हैं, ठीक है, उनको अच्छे तरीके से पता होगा कि सबब अल इबाद का मतलब क्या है। मेरी अरबी के मुताबिक और मेरी समझ के मुताबिक और मेरे बहुत सारे दोस्तों की जो अरबी है उनके मुताबिक, भाई इसका मतलब यही है कि इसमें रीजन बतानी है कि सबब अल इबाद यानी निकाला क्यों है भाई। उसमें लिखा हुआ है उन्होंने, बजाय कि उसमें रीजन लिखने के, वहां पर उन्होंने लिखा है खत्म अल हरमान लिमुद्दसना स्लैश शामिल। शामिल का मतलब जब मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा था कि इसको एक्सटेंड भी किया जा सकता है। मैंने जब वो हमारे जो वकील साहब हैं यानी वहां पर जो अंदर ही थे, उनसे जब मैंने पूछा तो उन्होंने बताया था कि ये इसका ये मतलब है कि इसको बढ़ाया भी जा सकता है, ठीक है। लेकिन उससे आगे जो है वो लिखा हुआ है मौका अल इबाद, यानी कहां पर कहां से आपने ये किया, उसकी जगह खाली छोड़ा। तो ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे टाइपिंग मिस्टेक नहीं होती जानबूझ के कि यार शायद बल्क क्वांटिटी में हम कुछ कर रहे थे तो हमसे टाइपिंग मिस्टेक होगी, लेकिन ऐसी कोई टाइपिंग मिस्टेक नहीं है। इनके पास कोई रीजन थी ही नहीं जो कि ये मेंशन कर सकते। अगर ये रीजन यहां पर मेंशन करते भाई शिया है इसलिए निकाला है, या क्या मेंशन करते भाई इसने तावीला में मजलिस अटेंड की है इसलिए निकाला है, या क्या रीजन लगाते इसने सोशल मीडिया पे क्या शेयर किया। भाई सोशल मीडिया पे मैंने तो कुछ शेयर नहीं किया, अगर शेयर किया तो उनको फिर प्रूफ भी देना पड़ेगा ना, क्या शेयर किया मैंने, बताओ। मेरा सब कुछ रिकॉर्ड आपके सामने है। भाई टेक्नोलॉजी में देयर इज नो डाउट कि टेक्नोलॉजी में यूएई बहुत आगे है। मेरा मोबाइल का पूरा रिकॉर्ड उनके पास अभी भी आता होगा, अब भी एट द मोमेंट करंटली जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, 1 महीना गुजर चुका है, उसके बाद भी आपके पास ये रिकॉर्ड आता होगा, उनके पास ये रिकॉर्ड आता होगा। तो इसमें ऐसा क्या था कि जिसकी वजह से उन्होंने मुझे निकाला है वहां से, ठीक है। मैं इस चीज के ऊपर कोई अफसोस नहीं कर रहा, कोई दुख नहीं कर रहा कि मुझे निकाला। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, करोड़ शुक्र है, और मौला का करम है कि जिनकी वजह से हमें वहां से निकाला गया, हम बहुत खुश हैं। लेकिन जस्ट एज एथिकली और एज अ लॉफुली हमें, या आप एज मतलब पूरी दुनिया को कोई रीजन तो देना हमें निकाला क्यों है आपने, लेकिन उनके पास कोई रीजन नहीं है। और जब मैं आपसे बात कर रहा हूं इस वक्त एट द मोमेंट जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उसके मुताबिक तकरीबन 3 लाख प्लस शिया पाकिस्तानी, इंडियन नहीं, याद रखिएगा, इंडिया की जो शिया कम्युनिटी है यूएई में वो पाकिस्तानियों की निस्बत ज्यादा है, क्योंकि इंडिया के लोग भी तो ज्यादा हैं। जब इंडिया के लोग ज्यादा हैं तो उनकी कम्युनिटीज भी ज्यादा हैं, जब उनकी कम्युनिटी ज्यादा है तो शिया कम्युनिटी भी ज्यादा है। शिया कम्युनिटी पाकिस्तानी, अगर शिया कम्युनिटी की बात की जाए तो वहां पर मैं नंबर्स में क्या कह सकता हूँ, वैसे तकरीबन अगर समझे 2 मिलियन पाकिस्तानी वहां पर रह रहे हैं तो उसमें से आप समझ लें शायद 3-4 लाख पाकिस्तानी होंगे, सॉरी 4 लाख शिया होंगे ज्यादा ज्यादा। उसमें से 2.5 से 3 लाख वो निकाल चुके हैं भाई। क्योंकि जब मैं आया था तो उस वक्त अगर 10 बैरक्स थी, हर बैरक में 300 बंदा है, इतनी भरी हुई बैरक्स थी। और मेरे आने के बाद जो कुछ लोग आए हैं जिनके साथ मेरा राब्ता था, उन्होंने बताया कि भाई जब हम लोग गए हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, टू बी वेरी ओपन, मेरे आने के बाद के जो लोग आए हैं, जो बाद में लोग आए हैं, उन्होंने खाने का जिक्र किया, लेकिन उन्होंने ये टॉर्चर का जिक्र नहीं किया। खाने का क्या, उन्होंने कहा हमें 2-2 दिन खाना नहीं मिल रहा था, मिल ही नहीं रहा खाना, था अवेलेबल ही नहीं था खाना, 2-2 दिन खाना नहीं मिल रहा था। बेड के ऊपर जगह नहीं थी। जिस 300 बेड के कमरे में मैं था वहां पर वो कहते हैं कि भाई उन्हीं बेडों के ऊपर हम डबल डबल होकर सो रहे हैं, फिर भी नीचे जमीन पे लोग सो रहे हैं। ये हालात थे वहां पर। तो ऐसे भी यानी कि ज्यादा बल्क में उसके बाद काम शुरू किया उन्होंने निकालने का।
हाँ, टॉर्चर का उसके बाद से मुझे नहीं, जो शुरू में जिनको पकड़ा है ना, जिनको 20 तारीख से लेकर 25 तारीख तक के दरमियान में जिन लोगों को पकड़ा है ना, 20 मार्च की बात कर रहा हूँ, शायद 19 मार्च को भी काम शुरू हुआ था, उस दौरान में जिन लोगों को इन्होंने पकड़ा है उनके साथ उन्होंने मुकम्मल तौर पे जो है ना बहुत बहुत बुरा किया है। मेरे साथ 2 लड़के फ्लाइट में आए थे, जो एक लड़का सुन्नी था, वो बेचारा शिया हो के निकला है वहां से, 9 दिन उस बंदे को टॉर्चर किया है, लेकिन उसको भी मनवा के भेजा भी तुम शिया हो। वो माना है, वो कहता है भाई 9 दिन टॉर्चर होता रहा, हम दोनों पे, 2 लड़के थे वो, हम दोनों पे 9 दिन तक मुसलसल टॉर्चर होता रहा। फिर एक बंदे को मुझ पे तरस आया और उसने मुझे ये बोला है कि भाई तू मान जाना मैं शिया हूं, मारना तो उन्होंने है ही है तुझे। कहता है मैं नहीं हूं शिया तो मैं क्या करूं, मैं सुन्नी हूं। कहता तू बोल मैं शिया हूं। कहता है द डे आई टोल्ड देम दैट आई एम शिया, उन्होंने टॉर्चर बंद कर दिया। और ये सिर्फ एक शख्स की कहानी नहीं है, हमें ऐसी और भी रिपोर्ट्स मिल रही हैं। पाकिस्तानी शिया मुस्लिम को यूएई में टारगेट किया जा रहा है, उन्हें बिना वजह रोका जा रहा है, उन्हें फ्रॉक किया जा रहा है, उन्हें टॉर्चर करके वापस भेजा जा रहा है। ना पाकिस्तान की गवर्नमेंट बोली, ना कोई मीडिया, ना कोई आवाज उठी। सिर्फ ये एक आदमी अकेला आपके सामने आया सच बोलने के लिए। ये शख्स आज अपने घर में है, जिंदा है, लेकिन वो रात आज भी उसके साथ है और हमने उससे वादा किया कि हम आपकी आवाज लोगों तक पहुंचाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि ये आवाज और लोगों तक पहुंचनी चाहिए तो अभी शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये सिर्फ व्यूज नहीं, ये एक इंसान की आवाज है। अगर आपको लगता है कि शिया कम्युनिटी के साथ ज्यादती हो रही है, जुल्म हो रहा है, तो आप और मैं मिलकर दोनों आवाज उठाते हैं ताकि हमारी आवाज उन लोगों तक पहुंच जाए जो लोग शिया कम्युनिटी के साथ ज्यादती कर रहे हैं। उम्मीद है आप जरूर इस कदम में हमारा साथ देंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।